नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले हैं, जिसमें से लॉलिना बोरगोहेन ने 70 से 75 किलोग्राम भारत वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लॉलिना को जीत की शुभकामनाएं दी है। तो चलिए सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है देखेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत की एक और बेटी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगाया गोल्डन पंच। मुक्केबाज लॉलिना बोरगोहेन को भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीतने पर अनंत बधाई और शुभकामनाएं। आपके शानदार प्रदर्शन से सभी देशवासी बेहद गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बेटी को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इसी कड़ी में सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 46 स्थित धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद पर्व आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि चिरायु हरियाणा योजना लागू की गई है ताकि हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। साथ ही कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सार्थक सोच और कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 46 स्थित धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने दीप जलाकर आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ भी किया। वहीं सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन इसके अनेक साइड इफेक्ट्स हैं, जबकि आयुर्वेद में मरीज का बेहतर इलाज मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा पर सबका अधिकार है और इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के विस्तारीकरण और चिकित्सा सुविधा सभी को सहज उपलब्ध हो, इसके प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना को लागू किया है ताकि हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित हो सके। इसके लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है। पहले चरण में अंत्योदय परिवारों का फ्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुर्वेद के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि आयुर्वेद इस देश में एक समय था पीछे जाता जा रहा था, और इस आयुर्वेद में क्योंकि जो आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का पुरोधा उसको वैद्य नाम से बुलाते हैं, जैसा वैद्य जी ने कहा, वही मेरे मन में भी आता है कि आज हमारे नौजवान पढ़ाई करते समय अपने आप को वैद्य कहने से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। डॉक्टर कहा जाए तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वैद्य की ये परंपरा इस देश की प्राचीन परंपरा। हर प्रकार के वैद्य थे, चाहे वो मेडिसिन में थे, चाहे वो शल्य चिकित्सा, हर प्रकार का काम करते थे। और देश के अंदर 2 चीजें, चाहे वो चिकित्सा थी या शिक्षा थी, हर किसी व्यक्ति को बिना किसी
कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के वो उपलब्ध होती थी। समाज में एक ऐसा काम माना जाता था कि इससे बड़ा और पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। किसी के शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक कर देना, रोगी को निरोगी बना देना और किसी अशिक्षित को शिक्षित कर देना। लेकिन समय बीतता चला गया, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती चली गई और पैसे का रोल बहुत बड़ा हो गया। फिर हर चीज पैसे से उसकी तुलना की जाने लगी, बल्कि समाज में भी एक मान्यता घर कर गई कि जो पैसा देकर के लिया जाए वो अच्छा है, जो मुफ्त में मिले उसका कोई महत्व नहीं है। एक मान्यता घर कर गई। उसमें से फिर कहीं कहीं ये भी लगा कि अगर अच्छी चीज लोगों के मन में बैठाने की अच्छी है तो थोड़ा पैसा इसमें भी जोड़ दो, कोई बात नहीं। शिक्षा में पैसा जुड़ने लग गया, लोग अच्छे अच्छे जाने लग गए। चिकित्सा में भी पैसा जुड़ गया, तब लोग वहां जाने लग गए। प्राइवेट में ज्यादा जाने लग गए क्यों? प्राइवेट में पैसे का बहुत रोल है, सरकारी में पैसे का रोल है नहीं। बीच में इस रास्ता निकाला कि समन्वय करो। एलोपैथी पर लोग शिफ्ट हो गए, तो एलोपैथी आयुर्वेद इसका समन्वय करो। शुरू में समन्वय करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति तुलना करेगा कि मुझे आयुर्वेद का लाभ ज्यादा है या एलोपैथी का ज्यादा है। आज हमारी सबकी मान्यता है कि कम से कम मेडिसिन में, औषधि में आयुर्वेद का मुकाबला नहीं है। आज भले सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में हो सकता है हम वो प्राचीन विधि, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया और अब तो उस प्रकार का शल्य चिकित्सा रहा ही नहीं चीरफाड़ करने का। अब तो सीधा सीधा वो बिना अंदर कुछ डाले हुए भी लेजर से भी चिकित्सा हो जाती है। तो उसमें ठीक है, एलोपैथी बहुत आगे है, लेकिन औषधि, और औषधि में एलोपैथी का तो दुष्प्रभाव बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत है। आयुर्वेद में कुछ नहीं। कोई भी प्रकार की औषधि आप खाएंगे तो इलाज में जितना रोगी को लाभदायक होगा वो होगा, लेकिन उसकी हानि नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज है। वरना एलोपैथी में देखते हैं एक चीज का इलाज कराते हैं, कुछ दिन तक शायद उसका राहत मिलती है, साइड में कोई साइड इफेक्ट करके दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरी का इलाज कराते हैं, तीसरी शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा था कि शरीर के अंदर हालत खराब हो जाती है कि सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें खड़ी हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस आयुर्वेद में नहीं आती हैं। तो इसलिए हमने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे जो स्टेप्स उठाए हैं, उसके अंदर जैसा बताया गया कि हमारा जो श्री कृष्णा आयुर्वेद का कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया, 100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है और वो विश्वविद्यालय काम करना शुरू कर दिया। हमने एक योजना और बना दी कि इसमें प्रीमियम लेती है कंपनियां इलाज के लिए, लगभग 3000 रुपया पर हेड का खर्चा आता है। हमने कहा 180 से लेकर 3 लाख सरकार जिसकी सालाना इनकम है, ऐसे 8 लाख परिवार, इनको आधा प्रीमियम 1500 रुपया साल का 5 लाख रुपए की सुविधा उनको भी दे दी है। तो ऐसे हमारे यहाँ 37-38 लाख परिवार इस योजना में कवर हो गए हैं। मोर देन 50%, 54% है। हमारी 70 लाख की परिवारों की संख्या है, तो उसमें 37 लाख परिवार इसमें हमने जोड़ दिए, ताकि किसी को स्वास्थ्य के नाते घर से पैसा कम से कम 5 लाख रुपए तक तो ना लगाना पड़े। इससे ज्यादा कोई इक्का दुक्का परिवार होंगे, उनकी सहायता करने को तो अलग से की जा सकती है। इसका नाम भी हमने चिरायु योजना रखा है। वहीं धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी वैद्य नरेश मित्तल ने विस्तार से कॉलेज की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि धन्वंतरी एजुकेशन सोसाइटी 1976 में बनी और इसके साथ ही धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की। धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल चंडीगढ़ का एकमात्र आयुर्वेद संस्थान है जो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा से संबंध है। धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में 125 बेड की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही कॉलेज में 100 यूजी और 24 पीजी सीटें हैं और जल्द ही पीएचडी शुरू होगा। तो हम जैसा बताया कि आयुर्वेद के नाते से बहुत सी चीजें हमने की हैं। जिला स्तर पर आयुष विंग बना दिए हैं। हमने सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र ये स्थापित किए हैं। हमने जिस प्रकार से देवरखाना झज्जर में एक बहुत बड़ा स्नातकोत्तर योग और प्राकृतिक चिकित्सा
इसका केंद्र खोला है। अंबाला में भी एक राजकीय होम्योपैथी कॉलेज हमने खोला है। 9 जिले में राजकीय यूनानी कॉलेज और अस्पताल खोला है। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए चल रहे हैं कि हम इस विधा को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकें, और इनमें सब में भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। आज योग शिक्षक, योग सहायक, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि हमारा तो कहना है कि जो नीचे की इकाइयां हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनमें तो अधिकांश जगह पर आयुर्वेद के ही डॉक्टर्स को लगाएं। इस अवसर पर अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट वैद्य देवेंद्र त्रिगुड़ा, मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला एवं चेयरमैन धनवंतरी एजुकेशन सोसाइटी चंडीगढ़, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 150वीं बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को शहरी क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग और सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग प्लान के लिए एक नई योजना तैयार की जाए। रिपोर्ट देखिए। पिछले 8 सालों में हरियाणा की मनोहर सरकार ने विकास के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम किया है, ताकि प्रदेश का उत्थान हो सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 125वीं बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को शहरी क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग और सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग प्लान के लिए एक नई योजना तैयार की जाए। वहीं बैठक में फरीदाबाद के सेक्टर 18A में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण की लगभग 4000 वर्ग मीटर जमीन पर बनाए जा रहे बहुमंजिला कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन के बदले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इतना ही जमीन नगर निगम फरीदाबाद या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से हस्तांतरित करवाए। बैठक में सेक्टर 9 पंचकूला की रेहड़ी मार्केट में पिछले दिनों आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राधिकरण की ओर से दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिए कि रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट का निर्माण किया जा रहा है और 131 दुकानदारों को मालिकाना हक के आवंटन लेटर जारी करने को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा पंचकूला के सेक्टर 7, 11 और 17 में भी रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट के रूप में पक्की दुकानें बनाई जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिन शहरों में रेहड़ी मार्केट चल रही है, वहां पर पक्की दुकानें बनाई जाए। इस पर प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्राधिकरण का गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में भी रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट बनाने का प्रस्ताव है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिन शहरों में प्राधिकरण की जमीन या अन्य विभागों की जमीनों पर भवन या कोई अन्य प्रकार का निर्माण किया हुआ है, उन पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों संचालित है, ऐसी जमीनों की सूची बनाने के लिए कमेटी गठित की जाए। इस बैठक में ये भी बताया गया कि प्राधिकरण के पास 5418 आवासीय, 2688 वाणिज्यिक और 230 इंस्टीट्यूशनल संपत्तियां हैं, जिनमें से ऑक्शन के माध्यम से 4804 आवासीय, 2305 वाणिज्यिक और 250 इंस्टीट्यूशनल संपत्तियों की बिक्री की जा चुकी है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एचएसवीपी की सभी संपत्तियों के लिए अलग डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिस पर संपत्ति का स्थान, मालिक का नाम, सभी जानकारियां दर्ज हो। साथ ही संपत्तियों के दस्तावेजों सहित प्राधिकरण का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल किया जाए। बैठक में बताया गया कि संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में लिए गए प्लॉटों की जिन बोलीदाताओं ने पूरे पैसे नहीं दिए,
और उनका प्लॉट 3 दिसंबर 2022 की तिथि तक कैंसिल हो गया था। ऐसे बोलीदाताओं को अपने बकाया पैसे का भुगतान 18% वार्षिक ब्याज दर के साथ करने का मौका दिया गया था। ऐसे 374 बोलीदाता थे जिन्हें 14 मार्च 2023 तक बकाया राशि का भुगतान करने का मौका दिया गया था। इनमें से अब 162 बोलीदाता रह गए जिनके वर्तमान में प्लॉट कैंसिल है, लेकिन इन बोलीदाताओं की ओर से प्राधिकरण को 116 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं आज की बैठक में इन 162 बोलीदाताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों के लिए एक आखिरी मौका देने का निर्णय लिया गया है और बशर्ते कि बोलीदाता ने प्लॉट की कीमत का 75% का भुगतान कर रखा है। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा 9 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई, जिसकी बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही मान है, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो
तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है, जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जल स्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार ने किसानों के फसल की भरपाई के नुकसान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है सी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से कृष्ण प्रजापति। कृष्ण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नरेश मेहता, जो कि भिवानी से शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। वो प्रयास तो हमारे निरंतर, मैंने आपको बताया कि निपुण हरियाणा मिशन जो है बड़े जोरदार तरीके से हम लोगों ने चला रखा है पूरे हरियाणा के अंदर, और उसमें हम 3 फेज़ की ट्रेनिंग भी हम सभी अध्यापकों की करवा चुके हैं। और उसमें उनको बताया गया है कि बच्चे की जो बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कैसे जो है वो बाहर निकाल के लाएं, ताकि प्रत्येक बच्चा, पहले क्या होता था कि प्रत्येक क्लास के बारे में हम सोचते थे, अब हम प्रत्येक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा जो है वो अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, अपना लर्निंग लेवल को अचीव करे, ये हमारा प्रयास है। और उसके लिए हमने पहले ही बता दिया आपको कि टेक्नोलॉजी तकनीक का समावेश किया है। हमने भिवानी ज़िले के अंदर 68 मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, उनके जो है स्टाफ से संबंधित, उनकी किताबों से संबंधित, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की है चाहे वो हिंदी मीडियम की है, वो हम निरंतर उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमने अब तक 1779 जो है टैब प्राप्त कर लिए हैं और ऑलमोस्ट सभी अध्यापकों को हम बांट चुके हैं और उनका जो है कार्य वो लोग कर रहे हैं। साथ ही जहां स्मार्ट क्लास रूम हमने बनाए हैं, वहां पर टीचर्स के हमने एक नहीं 3 बार हमने उनको प्रयास करके उनका प्रयोग करना सिखाया है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसको उस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर सके, उसकी एक्टिविटी सामने होकर करवा सके। और इसके लिए हमने संपर्क टीवी के साथ टाई अप किए हैं। उसके अंदर सारी की सारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो विभाग द्वारा डाली गई हैं और बच्चे जो है उसको टीवी पर देखते हैं, उसका उच्चारण देखते हैं, किस प्रकार से उसको देखना है, एक्टिविटी कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे समझना है। ठीक इसी प्रकार हमने अंकनाद मशीनें दी हैं जो व्यवहारिक गणित को समझाने के लिए, जिसमें आधा, 1.5, 2.5 के पहाड़े हैं, कि बच्चों को पता चले कि व्यवहार के में जो है इन चीज़ों का कितना महत्व है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना। बी, पशुपालकों को बढ़ावा देना। सी, पशुपालकों को आर्थिक सहायता करना। डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।